नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। अब भारत खुद बनाएगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट। AMCA की विस्तृत डिजाइन फाइनल, अब बेहतर इंजन की तलाश। 4 प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2025 या 2026 में होने की उम्मीद। -2029 से उत्पादन के बाद वायुसेना के बड़े में शामिल करने की योजना। सुनीत निगम, नई दिल्ली, 6 अक्टूबर ही। भारत अब खुद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा। इसके लिए 3 साल से लंबित योजना को आगे बढ़ाने पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। फ्रांस से मिल रहे राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने इससे अगली पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं। इसलिए अब भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद ही करने का फैसला लिया है। इसके लिए अभी बेहतर इंजन की तलाश की जा रही है। फ्रांस के साथ 2016 में 4.5 जनरेशन के 36 राफेल विमानों का सौदा करने के बाद भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGF-A बनाने के लिए रूस के साथ काम करने का फैसला किया था। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए रूसी विमान सुखोई -57 पर आधारित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करना था। इसमें सुखोई -57 में उन्नत सेंसर, नेटवर्किंग और लड़ाकू एवियोनिक्स समेत कुल 43 बदलाव किए जाने थे। 2017 में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के इरादे से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद ही करने का फैसला लिया है। इसलिए 3 साल से लंबित योजना को आगे बढ़ाने पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ में एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश धार जिले में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 20 घायल। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रात्रि के समय तिरला थाना क्षेत्र में हुआ, जब वे मजदूर पिकअप वाहन से केसूर से सोयाबीन कटाई कर अपने क्षेत्र टांडा जा रहे थे। वह पिकअप पंक्चर हो गई थी। ड्राइवर और कुछ मजदूर उतरकर टायर उसका बदल रहे थे, जबकि बाकी वाहन में ही बैठे थे। उसी दौरान एक टैंकर ने उन्हें रौंद डाला। संवाददाता ने बताया कि तिरला क्षेत्र में 4 लेन पर चिखलिया फाटे के पास ढाबे के सामने टैंकर की टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप में सवार मजदूर जहां तहां जाकर गिरे। पिकअप में महिलाएं और बच्चे भी थे। इस हादसे के बाद 2 एम्बुलेंस, 2 डायल 100 की गाड़ियों समेत 6 से ज्यादा वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ घायलों को इंदौर भेज दिया गया। उक्त हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 मजदूरों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मजदूरों ने बताया कि रात में पिकअप का टायर बदला जा रहा था। कुछ मजदूर अंदर बैठे थे, जबकि कुछ नीचे उतरकर ड्राइवर की मदद कर रहे थे। तभी टैंकर ने टक्कर मारी। हादसे में मारे गए लोगों में 2 महिला और बालक भी शामिल थे। वे टांडा कोदी के हैं। IPL को लेकर बड़ी खबर। 20 साल के इस भारतीय क्रिकेटर के प्रदर्शन पर बोला ये दिग्गज, मैंने ऐसी बल्लेबाजी जिंदगी में नहीं देखी। IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अच्छी शुरुआत की है। टीम ने अपने 5 में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है। मगर इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में RCB के इस प्रदर्शन की वजह न तो विराट कोहली है और न ही AB डिविलियर्स जैसे दिग्गज, बल्कि इस टीम को जीत की राह पर डालने का जिम्मा उठाया है 20 साल के एक युवा भारतीय बल्लेबाज ने। 5 में से 3 मैचों में अर्धशतक। RCB के लिए कम समय में अहम बल्लेबाज बन चुके देवदत्त पडिक्कल ही वो युवा बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के पहले ही मैच में अर्धशतक जड़कर टीम को विजयी आगाज कराया। इसके बाद देवदत्त ने 2 और मैचों में अर्धशतक जड़े। अब तक कुल 5 मैचों में ये बल्लेबाज 3 बेहतरीन अर्धशतक ठोक चुका है। कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर। कोरोना पर अच्छी खबर, 26 दिनों में पहली बार हुआ ऐसा, नए मामलों में बड़ी गिरावट। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में बीते दिनों में गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटे में 61,267 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं सोमवार को 884 मरीजों की मौत भी हो गई। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण से 1000 से कम लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,03,569 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 75,675 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अभी तक 56,62,491 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 26 दिनों में एक्टिव केस सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 10.17 लाख से घटकर यह 9.19 लाख पहुंच चुका है। देश में अभी 9,19,023 मरीज एक्टिव केस ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक बीते एक महीने में यानी 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक देश में 28.77 लाख से ज्यादा नए केस बढ़े, जबकि 27.91 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए, तो वहीं इस दौरान 37,687 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित प्रमुख राज्यों का हाल। महाराष्ट्र में सोमवार को 10,244 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 12,982 मरीज स्वस्थ हो गए। अब तक 14,53,653 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,52,277 मरीजों का अभी इलाज किया जा है, जबकि 11,62,585 लोग ठीक हो चुके हैं। हाईकोर्ट की ओर से एक बहुत बड़ा आदेश। हाईकोर्ट का आदेश, रैलियों में बिना मास्क घूमने वालों से वसूला जाए जुर्माना। राजकोट में अब तक 6.50 करोड़ की वसूली। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना के दौर में लोगों और नेताओं के द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बर्ताव के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने पर चिंता व्यक्त की है। राज्य हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता मास्क नहीं पहनता है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और जुर्माना वसूल कीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला की पीठ ने याचिका पर तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को इस मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि सरकार ने रैली निकालने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, गुजरात में कोरोना के फैलाव और संक्रमण के रोकथाम के सिलसिले में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार राजकोट में सबसे अधिक 1,51,669 लोगों से 6.50 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत बड़ी राशि है। कोर्ट के मानना है सरकार इसका योग्य उपयोग करेगी। रेलवे की ओर से एक बड़ा अपडेट। त्योहारों पर घर जाने के लिए मिलेगा कंफर्म टिकट, लेकिन रेलवे वसूलेगा 30% ज्यादा किराया। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे यात्रियों को इस बार त्योहारों में रेल यात्रा के लिए महंगा किराया देना होगा। हर साल की तरह रेलवे इस बार भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो करेगी, पर उन विशेष ट्रेनों में यात्रियों को किराया ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी 30% तक। रेलवे देश के अलग अलग व्यस्त रूट्स पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए लिस्ट तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ओर से इस हफ्ते के अंत तक इन स्पेशल ट्रेनों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। भारतीय रेल दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। फिलहाल रेलवे ऐसी ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक इन ट्रेनों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होगा। यानी इन ट्रेनों में सफर करने के लिए मुसाफिरों को ज्यादा किराया चुकाना होगा। लद्दाख से बड़ी खबर। लद्दाख कोरोना संकट काल के बीच आज फिर भूकंप से डोली धरती। कोरोना के संकट काल में प्राकृतिक आपदा भी अपना क्रोध कम करने का नाम नहीं ले रही है। इस साल में अभी तक कई बार भूकंप के कारण धरती डोल रही है। कोरोना महामारी के अलावा भूकंप के झटकों का भी जबरदस्त कहर मचा हुआ है। लगातार देश के अन्य राज्यों में भूकंप आ रहा है। अब आज सुबह फिर लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। 5.1 तीव्रता का आया भूकंप। लद्दाख में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है एवं भूकंप का केंद्र लेह से 174 किलोमीटर पूर्व की ओर था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। भूकंप सुबह 5:13 पर आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर अंदर तक थी और भूकंप का केंद्र लद्दाख था। हालांकि भूकंप के तेज झटकों से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मोदी और शी जिनपिंग अगले महीने होंगे आमने सामने, प्रेस रिव्यू। लद्दाख में मई में तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में आमने सामने होंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दोनों नेता 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने सोमवार को घोषणा की कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का 12वां ब्रिक्स सम्मेलन इस बार वर्चुअल माध्यम से होगा। पिछले 6 साल में कम से कम 18 बार मिल चुके मोदी और शी ने सीमा विवाद के बाद से एक दूसरे से बात नहीं की है। 17 नवंबर से पहले दोनों के बीच कोई बैठक या फोन कॉल तय नहीं है। हालांकि अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बातचीत होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इससे पहले दोनों नेता 26 मार्च को तब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे जब सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी को लेकर G20 देशों की वर्चुअल बैठक कराई थी। मोदी और शी के पास G20 के प्लेटफॉर्म को फिर से साझा करने का एक और मौका होगा। दरअसल हर साल ब्रिक्स सम्मेलन के बाद 4 दिन का G20 सम्मेलन होता है। इस बार ये सम्मेलन 21-22 नवंबर को होना है। सूत्रों का कहना है कि ब्रिक्स सम्मेलन विवाद को सुलझाने का एक अवसर हो सकता है, जबकि दोनों पक्ष 17 नवंबर से पहले ही मसले का हल करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
चंद्र ग्रहण 2020 इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को। जाने चंद्र ग्रहण लगने का समय और अन्य अहम जानकारियां। अगले महीने 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। बता दें कि इस साल 2020 में कुल 06 ग्रहण लगने थे, जिसमें से 04 चंद्र ग्रहण और 02 सूर्य ग्रहण लगने थे। इस साल लगने वाले कुल 4 चंद्र ग्रहण में से यह चौथा या आखिरी चंद्र ग्रहण अगले महीने 30 नवंबर 2020 को लगने जा रहा है। साल 2020 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। 30 नवंबर 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय 30 नवंबर 2020 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण दोपहर 01:02 से शुरू होगा और शाम 05:23 तक रहेगा। इस तरह 30 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 04 घंटे 21 मिनट की होगी। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत, अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। 30 नवंबर 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल। बता दें कि जो चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को लगने जा रहा है, उस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। हाथरस कांड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हाथरस कांड पूर्व जज की निगरानी में हो सीबीआई जांच, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस रेप मामले से जुड़ी एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस जनहित याचिका में ऐसी सीबीआई एसआईटी जांच की मांग की गई है, जिसकी निगरानी पूर्व जज करे, चाहे वह जज सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के। बता दें कि 19 साल की लड़की से जुड़े इस रेप मामले में योगी सरकार पहले ही एसआईटी गठित कर चुकी है और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। सीजेआई बोम्बे की बेंच मामले में 12 बजे के बाद सुनवाई करेगी। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे ने दायर की है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर मामले को ठीक से न देखने के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मामले की सही जांच जरूरी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल जब भी शुरू हो वह यूपी नहीं दिल्ली में हो। यूपी सरकार ने रखा अपना पक्ष। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अपना पक्ष रख दिया है। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही हलफनामा दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस मामले की हर हाल में सीबीआई से जांच कराई जाए। राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश भी की है। हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, कुछ लोग निजी हितों के लिए तथ्यों को अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।